हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विरदी पैरामाउंट टी सर्विसेज से होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग अभी रिफ्यूज हो चुके हैं कनाडा से। बहुत पैनिक हैं, बहुत टेंस्ड हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि अब नेक्स्ट ऑन हम क्या स्टेप लें। अगर अब भी आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मैं ये फुल वीडियो में बताऊंगी आपको। एंड तक वीडियो ज़रूर सुनना। एंड द रेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आने वाले टाइम में मिलते रहें। आज बात करेंगे कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था बट यू गॉट रिफ्यूज्ड, आपका रिजल्ट आ चुका है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। देखो, रिफ्यूज़ल सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि रिफ्यूज़ल आती क्यों है? क्योंकि सम टाइम जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफिक तरीके से जाते ही नहीं है, ठीक है। सम टाइम लोग यहाँ पे आके बोल देते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारा बेटा है कनाडा पे, वो स्टूडेंट पे था, हमें कंसल्टेंट ने बोला कि IRCC पोर्टल में फाइल मत लगाओ, वहाँ पे 2 MB दे रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट कम जा रहे हैं और हमने 4 MB के साथ आपके डॉक्यूमेंट पूरे भेजने हैं, राइट। ये लॉजिक दे देते हैं। तो ये बड़ा ना, ये लॉजिक नहीं है, ये अनलॉजिक है। मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर एम्बेसी ने हमें बोल दिया हुआ है कि इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम कनाडा, यू हैव टू बी प्रोसीड योर एप्लीकेशन विद IRCC न्यू पोर्टल, राइट। आपको उधर ही जाना है। 2 MB स्पेस है, जो डॉक्यूमेंट मांगा है बस वो दो, फालतू की चीजें मत दो। दे डोंट हैव द मच टाइम टू रीड योर एप्लीकेशन, राइट। आपको इस तरीके से अगर आप नहीं कर रहे हो, तब भी एक रीजन है कि रिफ्यूज हो रहे हो। तो अगर पहले फाइल गलत लगी है तो अब आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब अब कैच रिफ्यूजल आया तो यू कैन अप्लाई विद इन 24 आवर्स ऑल्सो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर सेकेंडली आपकी एप्लीकेशन विदाउट स्पॉन्सर थी बट वो GCK में ही लगी है, बट पर्पस ऑफ ट्रैवल नहीं क्लियर किया, कैसे क्लियर नहीं किया, मीनिंग आपकी एप्लीकेशन में ये नहीं दिखाया गया, ये प्रेजेंट नहीं किया गया कि you are the genuine traveler to their home, their country, right? And you will be the comeback from your home country, from Canada to your home country। अगर ये चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं तो उनको दिखाओ, क्योंकि एम्बेसी बोल रही है, एम्बेसी अपने मुंह से बोल रही है, काइंडली रिप्रेजेंट योर return tickets, your stays, your purpose of visit, means your which kind of places you selected to visit in Canada। आपको प्रॉपर तरीके से अपना एक प्रेजेंटेशन देना है एम्बेसी को। डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फंड्स का कॉलम आ रहा है, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। बैंक नहीं लगा रहे, कहते बैंक स्टेटमेंट बड़ी लंबी हो जाती है। बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अरे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको क्लिक करो और पढ़ो क्या लिखा है। वहाँ पे लिखा है वी नीड एटलीस्ट योर 4 month बैंक स्टेटमेंट बैक। 4 to 6 month की आप दे सकते हो। बैंक ज़्यादा है, बैलेंस सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है क्योंकि उससे जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। बैंक स्टेटमेंट दो। आपको क्या लगता है उसने बैलेंस देखना है आपके अकाउंट से? एम्बेसी ने बैलेंस नहीं चेक करना भाई, वो देख रहा है क्या स्टेबिलिटी है, मंथ में कितना इन आउट हो रहा है, वो चीज़ें देखनी है उन्होंने। तो बैंक दो अपना। देन सेकेंडरी, योर CA रिपोर्ट। इफ योर नेटवर्थ इज अक्रॉस 1 crore और 1 CR, देन यू नीड टू बी प्रेजेंट योर CA रिपोर्ट। अगर नहीं जा रहा है, नहीं लगाओगे तो चलेगा, 70 लाख 80 लाख है चलेगा, बट अगर लगा रहे हो तो एक तरीके से। और एक CA रिपोर्ट इतनी घटिया कई लोग प्रेजेंट करते हैं ना, मतलब डोंट माइंड इट। कोई CA भी मेरी देख रहा होगा वीडियो, डोंट माइंड, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू ओनली। मैं सबको बोल रही हूँ कि उसका एक प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप चीज़ों को जस्ट एक प्लेन पेपर पे जस्ट एक प्रेजेंट कर रहे हो, बिल्कुल मत करो उसको प्रॉपर। लेट्स सपोज योर प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस इतने पोर्शन में आ गया, उसको कवर करो बॉर्डर से, मतलब पूरा एक चार्ट की तरह प्रेजेंट करो, दैट विल बी ओके। फिर उसके बाद आ जाता है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, वैल्यूएशंस डाल सकते हो, गोल्ड डाल सकते हो, और इनकम ITRs ज़रूर डलवाओ, बेस्ट है। क्योंकि हम कहते हैं ना हमारी फाइल्स के इंडेक्स, एक तो CA रिपोर्ट से इंडेक्स उनको मिलता है, सेकेंडरी एक अपना कवरिंग से मिलता है। तो इन चीज़ों पे बहुत मैटर करना आपको। और अगर अभी रिसेंट रिफ्यूज़ल आई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई करो। सिर्फ ये बंदे वही अप्लाई करें जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपने लगाए हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट से लगवाए हैं ना, वो तो एक चांस ले सकते हैं। उनमें ज़रूरी नहीं है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उनको 3 तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है।
एक वीज़ा आ जाता है गलती से, वेल एंड गुड है, आ गया फटाफट टिकट कराओ निकलो। सेकेंडरी, अगर फेक डॉक्यूमेंटेशन पहले हुई है, उनकी जेन्युइनिटी नहीं गई है, तो बैन आएगा उनका, डेफिनेटली 5 ईयर का बैन आएगा। और वो अपने इस कंसल्टेंट को मत दोष दें अगर उसने उसकी सही फाइल लगाई है, उसके प्रार जिनसे भी उन्होंने डील किया है उन पे जाके देखें, ठीक है। थर्ड इज ऑन रिफ्यूजल, रिफ्यूजल भी आ जाती है तो मतलब नेक्स्ट ऑन बैन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े, ये नहीं बोलूँगी 100% नहीं आएगा। कई बार एप्लीकेशन, आजकल तो इतने लॉजिकली चीज़ें हो रही हैं कि मत पूछो, लोग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ही नहीं करते। मतलब यहाँ दिमाग में आप उनको जितना मर्जी समझा लो कि यू नीड टू कैरी योर रिटर्न टिकट्स, बोलेंगे जाने की तो करवा ली, आने की डम्मी शो कर देते हैं। मतलब आई डोंट नो कौन उनको सजेस्ट करता है ये चीज़ें। हमारे कनाडा में रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें बोला था, तो रिश्तेदार से ही फाइल लगवानी थी, रिश्तेदार ही आके एयरपोर्ट क्लियरेंस करवा दे। मतलब हमारी ड्यूटी भी नहीं है क्लियरेंस करवाने, तब भी आपको हम समझा रहे हैं कि यू नीड टू बी चेक, आपके पास रिटर्न टिकट हो, चाहे स्पॉन्सर थी चाहे नहीं थी, तब भी लेके जानी है। प्रॉपर बुकिंग, मतलब अगर स्पॉन्सर नहीं है तो होटल बुकिंग शुड बी द पेड, फुली पेड हो, ये चीज़ें लेके जानी है, मस्ट है। तो इस चीज़ों की वजह से कई बार आया हुआ वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स मस्ट है, इनको कंप्लीट करो। फिर उसके बाद देखो, अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन बड़े ध्यान से लगाना है। जो रिजेक्शन में पॉइंट्स आए उनको क्लियरेंस करो अगली एप्लीकेशन में, मतलब उसके कवरिंग में। जस्टिफिकेशन दो, पर्पस ऑफ ट्रैवल, बट अगर अकेली होटल बुकिंग में किया था अप्लाई, तो जस्टिफिकेशन आप कहाँ से ही दोगे, राइट। उसके बाद अगर फंड्स का आ रहा है, आपने सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट्स ही लगाए तो कमी तो आपकी तरफ से थी। फिर उसके बाद अगर आपका फैमिली टाइज आ रहा है, फैमिली का इंफॉर्मेशन फॉर्म ही अगर गलत भरा है लोगों ने, क्योंकि C5707 कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था, उसके बाद अब दोबारा से 5645 ही आ चुका है फॉर्म, जो फैमिली वाला। तो इट इज़ मस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पता हो, आप उस तरीके से फाइल करो। सो आई होप इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, अप्लाई के साथ साथ प्रोसीजर की भी। तो प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाओ, पैनिक मत करो। रिफ्यूज़ल की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, तो आपको 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। करनी होगी तो वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन लगाओ। अरे आपको ये चीज़ें मानने के लिए मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 6 महीने में 10 रिफ्यूज़ल है और उसके बाद वीज़ा है, 11th टाइम में वीज़ा है, यंगस्टर है, अनएम्प्लॉयड है, उसकी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। तो आप प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगाओ, हार मत मानो। मीन्स कि एक बैठ जाना ना, अब जाना ही नहीं है हमने, तो अब जाना ही नहीं है। पहले तो कंसल्टेंट वो चूज़ करो जो आपको सर्विसेज दे, फिर फाइल जो सही लगाता हो, चूज़ किया, फिर उसके बाद उस सर्विसेज का बेनिफिट लो, प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि दिस इज़ आवर बिजनेस। आपका वीज़ा आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हमें 10 क्लाइंट और मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर करके फर्स्ट डे ऑन टेबल, फिर अपना प्रोसीडिंग करवाओ। सो आई होप इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी लगती है तो इसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।